हेलो गाइस। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम संविधान की सीरीज शुरू की थी और हमारा लास्ट टॉपिक था 13 दिसंबर 1946। इस दिन हमारी प्रस्तावना पेश हुई और आज हम प्रस्तावना की कुछ खूबियां जानेंगे। प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना के बारे में। गाइस, प्रस्तावना को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला दुनिया में कोई और देश नहीं था, अमेरिका था। तो अमेरिका ने प्रस्तावना सबसे पहले क्या की थी? सबसे पहले पेश की थी। तो दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने अपनी प्रस्तावना रखी। और गाइस, आपको जैसे कि पता होगा कि वी द पीपल वी द पीपल ऑफ डैश डैश मतलब इंडिया और यूएस। ये जो लाइन है हमने ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ी है, क्योंकि यूएसए के संविधान में ही वी द पीपल ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया। तो गाइज, ये पूरी लाइन जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, अमेरिका की प्रेमबल भी इसी तरीके से शुरू होती है और हमारी प्रेमबल भी इसी तरीके से शुरू होती है। इसकी वजह से कुछ और नहीं है, हम अमेरिका से प्रभावित थे क्योंकि दुनिया का ये सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और यह कह दे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे पहली शुरुआत अमेरिका में हुई थी, जिसके चलते हम अमेरिका से बड़े प्रभावित थे। और क्योंकि दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान अमेरिका ने बनाया था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो अमेरिका के संविधान हमें बड़ा प्रभावशाली लगता था, इसलिए हमने अमेरिका के संविधान से अपनी प्रस्तावना की भाषा और कई सारे प्रावधान ली। अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान का परिचय पत्र, ठीक है, संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र। गए संविधान का परिचय पत्र कहने वाले व्यक्ति का नाम था एन ए पालकीवाला। क्या नाम था? एन ए पालकी वाला। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान को परिचय पत्र इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो एन ए पालकीवाला, जो कि जाने माने संविधान विशेषज्ञ और न्यायविद भी थे। तो एन ए पालकीवाला ने सबसे पहले क्या किया? संविधान का परिचय पत्र कहा। इस परिचय पत्र कहने के पीछे वजह क्या है कि अगर हमें पूरा संविधान समझ गए तो हम शॉर्ट संविधान को कैसे समझ सकते हैं। हमारे लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका एक परिचय होना चाहिए और परिचय के तौर पर हमारे पास क्या उपलब्ध होता है? हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना, जैसे कि आपको पता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान को क्या करती है? कम शब्दों में समझाने की क्षमता रखती है और एक तरीके से हमारे पूरे संविधान का ये खाका है कि हमारे संविधान में क्या क्या होगा। तो हमारे संविधान की सारी मुख्य बातें इसमें लिखी हुई है। तो प्रस्तावना में वो सारी बातें हैं जो हमारे संविधान में होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये 13 दिसंबर को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावना पेश की और जो ये प्रस्तावना है उसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है गाइस। हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। गाइस, प्रस्तावना के बहुत सारे नाम हैं। आप बोलने को प्रस्तावना बोल दो, ये बोला जाता है। जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव तो बोलते ही, इसके अलावा उद्देश्य का भी बोलते हैं। इंग्लिश में प्रेम्बल भी बोला जाता है। तो काफी सारे नाम हैं और अलग अलग नामों से जाना जाता है। ताकि प्रस्तावना हमने उस दिन से इसे कहा है जिस दिन से 22 जनवरी 1947 में जब ये स्वीकार किया गया। क्योंकि पहले तो ये सिर्फ क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था कि हमारे संविधान को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसलिए हमने इसका नाम रखा उद्देश्य प्रस्ताव। तो गाइस, 1947 में सबसे पहले क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। तो उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या क्या, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। थोड़ा ध्यान देना गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने
के लिए। ठीक है गाइस, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, तो आप थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो जो इसमें स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जब प्रस्तावना पेश की गई थी, तो पंथनिरपेक्ष शब्द उसमें शामिल नहीं था और समाजवादी शब्द शामिल नहीं था। ये दोनों शब्द हमारी प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया अमेंडमेंट नंबर 42 1976। इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रस्तावना में सबसे पहले शब्द जोड़े, क्योंकि उस समय हमारी सरकारें समाजवादी रुख की ओर ज्यादा और बढ़ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूस से प्रभावित हो गए, उस समय के यूएसएसआर से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने अपने संविधान में समाजवाद जैसे शब्द जोड़े और साथ ही साथ इसी 42वें संशोधन के द्वारा आपके मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं बाद में, जो कि आपको पता है मूल कर्तव्य की संख्या 11 होती है, जो पहले 10 थी। और संविधान के भाग 4 ए में है ये, और आर्टिकल नंबर 51 ए में है गाइस। ठीक है गाइस, तो 42वां संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा शब्द और जोड़ा गया था, अखंडता। एकता और अखंडता फिर कंबाइन होकर वो बोला जाता है। तो हमारे संविधान की जो पहली लाइन थी, हम भारत के। तो गाइस, ये इसमें ये समझाना चाहते हैं कि जो असल में जो पावर है ना हमारे देश की, यानी कि शक्ति का स्रोत कौन है, शक्ति का स्रोत कौन है, तो हमारी शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यानी कि भारत के संविधान को शक्ति देने वाली सबसे बड़ी संस्था या सबसे बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे, तो ये भारत के लोग हैं जो क्या करते हैं, वो शक्ति दे रहे हैं। क्योंकि देखो गाइस, लोगों का होना ना किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस देश की या उस राष्ट्र की पहचान उन लोगों की वजह से होती है। तो हम भारत के लोग, हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का अगर हम बात करें तो प्रस्तावना का शक्ति का स्रोत क्या है, तो शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग, यानी कि वो लोग जिसकी वजह से देश चल रहा है। इसका सीधे सीधा मतलब उनको कुछ नहीं कहना चाहते वो, उनके कहने का मतलब था डेमोक्रेसी इज ए सुप्रीमेसी या इज ए सुप्रीम। ठीक है, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं हम इसे। तो लोकतंत्र सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, और लोकतंत्र का सर्वोच्च स्तर पर सम्मान किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि देश में कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी लोकतंत्र भारत से कभी गया नहीं। तो हम भारत के लोग। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि शासन के तरीके क्या होंगे, शासन के तरीके। तो शासन के तरीकों में उन्होंने बताया कि भारत को कैसे चलाना है हमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण मतलब हम अपने देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। प्रभुत्व संपन्न, देखो हम इसे संप्रभुता भी कहते हैं या सोवरेनिटी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में फैसले लेने में क्या हो, सक्षम हो। तो उसे हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गाइस। ठीक है, तो हमने अपने शासन के तरीकों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न चुना, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमारे देश में आंतरिक और बाहरी दबाव हो। और उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय शीत युद्ध का दौर था और अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में बड़ा टकराव चल रहा था। इसीलिए शासन का तरीका क्या बनाया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ना हम किसी के दबाव में हैं, हम अंदरूनी और बाहरी तौर पर पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र। प्रभुत्व संपन्न के बाद फिर अगली बात आती है समाजवादी। ये शब्द बाद में जोड़ा गया था, लेकिन समाजवाद का रुख हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी देखा जाता है। और समाजवाद का मतलब होता है कि हम जनता का मतलब हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। तो जन कल्याण की भावना को बाद में प्रस्तावना में भी जोड़ा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, जैसे कि आपको पता है कि धर्म की प्रधानता नहीं है, सभी धर्म एक समान है और सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का आदर है। तो पंथ निरपेक्षता को मुख्य आधार बनाया गया। जैसे कि आपको पता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक एक शासन के तरीके में हमने चुना है लोकतंत्रात्मक। ठीक है गाइस, तो लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, ठीक है, गणराज्य। तो गाइस ये याद रखना कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य डेमोक्रेसी हमारे देश में है। जब से हम आजाद हुए तब से लेके अब तक हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी लगातार चल रही है। और गणराज्य की बात करें तो हमारे देश में गणराज्य शब्द वैसे तो हमने कहां से लिया है, उनसे। बट गाइस ये समझना कि गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पर प्रत्येक व्यक्ति
संवैधानिक पद पर जो भी मतलब हमारे देश के संवैधानिक पद है उन पर निर्वाचन होता हो, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। ठीक है गाइस, तो हमने गणराज्य शब्द फ्रांस को देखकर अपनाया था। तो ये हमारे शासन के प्रकार थे गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। फिर जो हमारे प्रेम्बल के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है अधिकार को। अधिकार को तो हमारे में सबसे पहले न्याय की बात की गई है, और न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तीन तरीके का न्याय देने की बात की गई है गाइस। तीन तरीके का न्याय। पहला न्याय कौन सा है? सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और तीसरा राजनीतिक। गाइस कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि इनमें से कौन सा न्याय संविधान में उल्लेखित नहीं है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तीन तरीके की जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक न्याय आप जानते हो कि समाज में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और आर्थिक न्याय जैसे कि आपको पता है कि समाज में अमीरी गरीबी का भेदभाव थोड़ा मतलब ज्यादा ना हो, अमीरी गरीबी, और आर्थिक समानता ज्यादा ना देखी जाए। और राजनीतिक समानता में चुनाव लड़ना और चुनाव में भाग लेना और प्रचार करना, अपने मत रखना या अपने विचार रखना। ठीक है, तो अधिकारों में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, और फिर स्वतंत्रता की बात करें तो गाइस स्वतंत्रता में देखो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बाद अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये पांच तरीके की स्वतंत्रता के बारे में बात हुई। तो पहली बात है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है गाइस, तो ये प्रस्तावना में ये शब्द भी जोड़े गए कि स्वतंत्रता कितने टाइप की होगी। विचार यानी कि अपने भाव व्यक्त करने के लिए आपके विचार की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के कई सारे माध्यम होते हैं, लिखकर बोलकर गाकर, इसके अलावा कार्टून जोक्स, इसके अलावा अगर हम बात करें मूवीज के जरिए, तो ये सब हमारे अभिव्यक्ति को आजादी देने की बात है। और विश्वास धर्म के लिए या फिर अपने फेथ के लिए धर्म और ये उपासना। ठीक है गाइस, इसके बाद प्रस्तावना में समानता की बात की गई है, जैसे हम समता समानता। ठीक है, तो जब हम खत्म करते हैं विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो उसके बाद आता है प्रतिष्ठा और अवसर की सम प्रतिष्ठा और अवसर की समता। गाइस ये समता कितने टाइप की है? दो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है गाइस, मतलब हर किसी का अपना एक सम्मान है, डिग्निटी है, मर्यादा है, और आत्मसम्मान हर किसी का होता है, और सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। तो समानता की बात की गई है, तो दो तरीके की समता या समानता की बात की गई है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। अब यहां पर ध्यान से देखिए, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। गैस यहां पर व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है, और ये अन्य शब्द है लेकिन आप समझे इसे। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है और देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि यहां पर बंधुता की बात की गई। बंधुता मतलब हम सभी लोगों में, इंडिया में रहने वाले सभी लोगों में भ्रातृत्व का भाव या भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो ये सारे शब्द हमारे संविधान में प्रेम्बल में दिए गए थे, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका कहते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और अंतिम जो शब्द होते हैं वो बताते हैं कि संविधान सभा के शब्द क्या है। तो अंतिम शब्द में अगर हम देखें गाइस, तो अंतिम शब्द क्या होते हैं? अंतिम शब्द में जब आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें तारीख लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। ठीक है, और हिंदी में एक तारीख है एदत द्वारा, को याद होगा। तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम लाइनें लिखी हुई है कि संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है, तो अंगीकृत अंगीकृत आत्मर्पित और अधिनियमित करते। ठीक है गाइस, तो ये अंत में ये लाइनें बताते हैं कि हमने संविधान अपने आप को सौंपा है, अपने लोगों को सौंपा है, क्योंकि ये संविधान हमारी देन है, हमारे लोगों की देन है।
और आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की प्रारूप लिखने में कितना प्रयास किया, और उनकी जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसमें जितने भी लोगों ने भाग लिया वो सब मेहनती थे। और संविधान के सलाहकार बी एन राव, ये भी बड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। तो बी आर अम्बेडकर ने अपने पूरे संविधान के प्रारूप को इस तरीके से तैयार किया कि संविधान वर्ल्ड का बेस्ट संविधान बना हमारा। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान है अगर हम बात करें, तो हमारे संविधान में गाइस 395 आर्टिकल्स थे बेसिक से, और उस समय 22 भाग थे और 8 शेड्यूल्स थी। यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू होगा उस समय ये सारी चीजें थी। तो गाइस, इस तरीके से हमारी प्रस्तावना की हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। प्रस्तावना के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। समानता कितने प्रकार की है? 2। तो ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जो पूछी जा सकती हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे बनते हैं। जैसे प्रस्तावना में या प्रस्ताव में शब्द जोड़े गए, तो वो शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? जैसे कि आपको पता है समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, तो ये शब्द जोड़े गए, जैसे कि आपको पता है। तो गाइस, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रस्तावना के तत्व याद रखने हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा जब हमने पूरा संविधान का प्रस्तावना समझा। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।